हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडिटोरियल एनालिसिस बाय सिंप्लीफाइड सिविल सर्विसेज। आज 31 जुलाई को टोटल 3 आर्टिकल डिस्कस करेंगे। फर्स्ट आर्टिकल जो डिस्कस करेंगे वो है ऑप्शन और स्ट्रैटेजम। इसमें हम गवर्नर की पावर के बारे में बात करेंगे ओवर स्टेट बिल्स, और एक मेंस का क्वेश्चन भी तैयार कर लेंगे। एनालाइज द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन रिलेटेड टू पावर ऑफ गवर्नर ओवर स्टेट बिल्स, जिसके अंदर हम आर्टिकल 200 और 201 डिटेल में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आर्टिकल जो डिस्कस किया जाएगा वो है अ लाइसेंस राज फॉर डिजिटल कंटेंट क्रिएटर। काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, द हिंदू में आया है, और इसमें हम एक बिल के बारे में बात करेंगे, ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज रेगुलेशन बिल 2023। अभी इसका ड्राफ्ट जो है लीक हुआ है और उसी के ऊपर ये आर्टिकल आया है। ठीक, नेक्स्ट आर्टिकल जो डिस्कस करेंगे वो है नो बायर्स फॉर जम्मू एंड कश्मीर लिथियम। रियासी डिस्ट्रिक्ट में जो लिथियम रिजर्व्स मिले थे उसके लिए सरकार ने ऑक्शनिंग शुरू की थी, लेकिन कोई बायर नहीं मिला है। उसी से रिलेटेड जो रूल्स और रेगुलेशन है उसे डिस्कस किया जाएगा। प्रीलिम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट ये आर्टिकल है। अगर आपको हमारा एनालिसिस पसंद आ रहा है, प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे लिंक में क्लिक करिएगा, मोर पे, है ना, वहाँ पर डायरेक्ट लिंक मिल जाएगी, उसको क्लिक करके डायरेक्टली ज्वाइन हो जाओगे, या फिर आप सिंप्लीफाइड सिविल सर्विस सर्च कर लो तो भी आप जो है ज्वाइन कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं हमारा एनालिसिस। हमारा फर्स्ट आर्टिकल है ऑप्शन और स्ट्रैटेजम। आर्टिकल द हिंदू में आया है। जीएस टू पॉलिटी मेंस के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है, प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है। आर्टिकल 200, आर्टिकल 201 के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से, है ना। प्रीलिम्स में आपको डायरेक्टली आर्टिकल से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओवरऑल थीम की बात करें तो ओवरऑल थीम क्या है आर्टिकल की? गवर्नर पावर ओवर स्टेट बिल्स। तो गवर्नर की क्या पावर है स्टेट बिल से रिलेटेड? कौन से बिल को वो विथहोल्ड कर सकते हैं, असेंट दे सकते हैं, या फिर प्रेसिडेंट के लिए कंसिडरेशन के लिए रख सकते हैं। इससे रिलेटेड जो पावर है वो आर्टिकल 200 और 201 में दी हुई है, उसे डिटेल में पढ़ेंगे। इससे रिलेटेड इश्यूज़ क्या हैं उसे भी समझेंगे। अभी रीसेंट ईयर्स में हम देख रहे हैं बहुत सारे गवर्नर्स और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में एक फिक्शन सा आ गया है। बहुत सारे बिल्स स्टेट गवर्नमेंट पास करती है, लेकिन गवर्नर उसमें उसे एसेंट ही नहीं देते हैं, उसे विथहोल्ड कर लेते हैं, या फिर उसे प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए भेज दिया जाता है। बहुत सारे स्टेट गवर्नर के इस इनएक्शन के अगेंस्ट में सुप्रीम कोर्ट गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली इंटरवीन किया था इन केस ऑफ पंजाब और तमिलनाडु एंड तेलंगाना, और एक क्वेश्चन रेज किया था कि भाई गवर्नर इस तरीके से किसी भी बिल को विथहोल्ड नहीं कर सकता। या तो वो बिल को साइन करेगा, एसेंट देगा, या फिर उसे उस बिल को वापस भेजना पड़ेगा रिकंसिडरेशन के लिए। अगर वो रिकंसिडरेशन के लिए वापस भेजते हैं और असेंबली दोबारा उसमें अमेंडमेंट करके या फिर सेम बिल दोबारा पास करके अगर भेजती है सिंपल मेजॉरिटी से, तो गवर्नर को उसे साइन करना पड़ेगा, एसेंट देना पड़ेगा। और उसमें जो है सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि भाई एज सुन एज पॉसिबल आपको ये करना है, ये आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है। आप ऐसे नहीं कर सकते कि किसी भी बिल के ऊपर सो जाओ, आराम से बैठ जाओ। प्रेसिडेंट के पास पावर है, प्रेसिडेंट के पास, है ना, कोई भी बिल पॉकेट में रख सकता है इंडेफिनिट टाइम के लिए, लेकिन यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नर की पावर को कर्टेल कर दिया है। ठीक, तो ये रीसेंट सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्स है। लेकिन जो गवर्नर हैं वो कुछ ज़्यादा ही इंटेलिजेंट हैं, उन्होंने भी लूपहोल निकाल लिया है जिसके थ्रू वो स्टेट गवर्नमेंट के बिल्स को रोक पाएँ। वो बेसिकली क्या कर रहे हैं, अब जो भी बिल आता है उसको प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए रिजर्व रख लेते हैं। अब वो बिल प्रेसिडेंट के पास जाएगा तो प्रेसिडेंट फिर उसे एसेंट भी कर सकता है, विथहोल्ड भी कर सकता है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में दिया है। तो प्रेसिडेंट के पास एब्सोल्यूट वीटो पावर आ जाती है। कई सारे ऐसे बिल्स हैं जो कि प्रेसिडेंट ने रोक के रखे हैं। लगभग 10 से 20 महीने ऐसे हो चुके हैं। केरला और तमिलनाडु स्टेट असेंबली के कुछ बिल्स जो है अभी तक के प्रेसिडेंट ने साइन नहीं किए हैं। नाउ आर्टिकल 200 वर्ड टू वर्ड देख लेते हैं, है ना, जिसके थ्रू हमें पता चलेगा कि गवर्नर की पावर्स क्या क्या हैं बिल्स के ऊपर। द बिल पास्ड बाय द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ अ स्टेट टू बी प्रेजेंटेड टू गवर्नर फॉर एसेंट, हु में आइदर एसेंट, withhold assent और reserve the bill for consideration by president। So फर्स्ट प्रोसेस क्या है आपकी कि आपने बिल पेश किया, इंट्रोड्यूस किया लेजिस्लेटिव असेंबली में, उसके बाद वो
गवर्नर के पास जाएगा। गवर्नर के पास 3 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ये है कि वो उसे एसेंट दे दे, साइन कर दे, ख़त्म करे, सील साइन किया, अब बिल जो है आपका एक्ट बन गया। दूसरा ऑप्शन क्या है, विथहोल्ड करके रख ले, रोक करके रख ले और कुछ इन्फॉर्मेशन ना दे। तीसरा साइन क्या है, तीसरा है वो प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व रख सकता है, मतलब जो बिल होगा उसको प्रेसिडेंट के पास भेज सकता है, प्रेसिडेंट डिसाइड करेगा। प्रेसिडेंट से मतलब क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, क्योंकि प्रेसिडेंट किसकी एड एंड एडवाइस पे काम करता है, आर्टिकल 74-75 के अंदर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की। सो अल्टीमेटली जो प्रेसिडेंट के लिए बिल रिजर्व रखा जा रहा है वो सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड कर रही है। तो स्टेट गवर्नमेंट का बिल कौन डिसाइड कर रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट। तो कहीं ना कहीं ये फेडरलिज्म प्रिंसिपल के अगेंस्ट में हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के पर्सपेक्टिव से अगर देखें तो। सो गवर्नर एसेंट कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, एक्ट बन गया। विथहोल्ड कर सकता है क्या, ये बहुत बड़ा सवाल था और इसे ही सुप्रीम कोर्ट ने रीसेंट वर्डिक्ट में क्लियर किया है कि विथहोल्ड करने की पावर नहीं है आपके पास। आप सिर्फ क्या कर सकते हैं, दोबारा बिल को भेज सकते हैं, किसके पास, असेंबली के पास दोबारा भेजेंगे रिकंसिडर करने के लिए कि भाई मैं आपके जो बिल है उससे सहमत नहीं हूँ, आप रिकंसिडर करिए। आपके जो रिजर्वेशंस होंगे वो भी आप उसमें नोट डाल के भेज सकते हैं। वो रिजर्वेशंस को जो है चाहे असेंबली तो कंसिडर करे, नहीं चाहे तो ना करे। दोबारा से अगर आपके पास भेज दिया जाता है तो आपको साइन करना पड़ेगा, एज सून एज पॉसिबल साइन करना पड़ेगा, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। तो फिर जो थर्ड रास्ता है गवर्नर ने, उन्होंने ये अपनाना शुरू किया है कि अब वो बिल को क्या कर रहे हैं, प्रेसिडेंट के लिए रिकंसिडरेशन के लिए रख लेते हैं। अब प्रेसिडेंट के लिए रिकंसिडरेशन के लिए रखेंगे तो प्रेसिडेंट के पास क्या क्या पावर है उसे भी देखना ज़रूरी है। सो गवर्नर में ऑल्सो रिटर्न द बिल विद अ मैसेज रिक्वेस्टिंग रिकंसिडरेशन बाय द हाउस, ये तो हम डिस्कस कर लिया। अब 201 के बारे में देखते हैं, ठीक, कि प्रेसिडेंट के पास क्या पावर होती है। आर्टिकल 201, व्हेन अ बिल इज रिजर्व फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट में असेंट टू or withhold the assent from the bill. The president may also direct the governor to return the bill to the house or a house of the legislature for reconsideration. So अब यहाँ पर क्या है कि गवर्नर ने थर्ड ऑप्शन चूज़ किया। थर्ड ऑप्शन क्या चूज़ किया कि उसने प्रेसिडेंट के लिए कंसिडरेशन के लिए बिल को रख दिया। अब गवर्नर की सारी पावर ख़त्म हो जाती है, अब गवर्नर कुछ नहीं कर सकता। द मोमेंट उसने प्रेसिडेंट के पास बिल भेज दिया, अब सारी की सारी चीज़ें स्टेट गवर्नमेंट और प्रेसिडेंट के बीच में चलेगी, और अगर कहें तो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में। सो प्रेसिडेंट के पास ऑप्शन क्या क्या है। पहला ऑप्शन है कि वो एसेंट कर दे, साइन कर दे, झंझट ख़त्म, बिल एक्ट बन गया, स्टेट गवर्नमेंट खुश। दूसरा, विथ होल्ड करे। यहाँ पर एब्सोलूट वीटो होता है प्रेसिडेंट के पास, अगर वो चाहे रीज़न बताए, ना चाहे तो ना बताए। इसका मतलब अगर प्रेसिडेंट चाहे तो बिल पर सो भी सकते हैं बिस्तर में, ऐसे सारे बिल लगा करके, ठीक। थर्ड क्या है, वो रिकंसिडरेशन के लिए भेज सकते हैं। रिकंसिडरेशन के लिए भेजा जाएगा तो फिर जो असेंबली होगी वो उसमें चेंज करके और या फिर सेम बिल दोबारा से भेजेगी। दोबारा से बिल जो है डायरेक्ट प्रेसिडेंट के पास पहुंचेगा, गवर्नर के पास नहीं पहुंचेगा। अब दोबारा से जब बिल उनके पास पहुंचेगा तब भी वो एसेंट कर सकते हैं या फिर विथहोल्ड कर सकते हैं। यहाँ पर उनके पास एब्सोलूट वीटो है, या फिर वो दोबारा से रिकंसिडरेशन के लिए भेज सकते हैं। तो प्रेसिडेंट के पास एब्सोलूट वीटो होता है। मेनली कौन से बिल को रिजर्व रखा जाता है, जो कि हाई कोर्ट की पावर के अगेंस्ट में या हाई कोर्ट के जो पावर है उससे डेरोगेटरी हो, उसी से रिलेटेड बिल्स को क्या करते हैं हम, गवर्नर्स जो है प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व रखते हैं। लेकिन उसके अलावा भी कई सारे इश्यूज़ होंगे जिसमें जो गवर्नर हैं वो प्रेसिडेंट के लिए बिल रिजर्व रखेंगे। जैसे कि मान लीजिए कि जो बिल है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट में है, या फिर डीपीएसपी के अगेंस्ट में हो, या फिर जो कंट्री है उसके लार्जर इंटरेस्ट या पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट में हो। तो ऐसी सब सिचुएशन में जो गवर्नर होते हैं वो बिल को रिजर्व रख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक थोड़ा डिस्क्रिशनरी पावर बहुत ज़्यादा है ना। तो जनरली बहुत कम बिल्स को कंसिडरेशन के लिए रखा जाता था पहले, लेकिन जब से सुप्रीम कोर्ट ने विथहोल्ड वाली पावर हटा दी है गवर्नर की कि आपको वापस भेजना पड़ेगा और दोबारा आता है तो साइन करना पड़ेगा, तब से गवर्नर्स डायरेक्टली बिल को प्रेसिडेंट की रिकंसिडरेशन के लिए रिजर्व करने लगे हैं। एक लूप होल इन्होंने निकाल लिया है जिसके कारण बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट अभी भी परेशान हो रही है। सो अल्टीमेटली यहाँ देखें तो फिर से
स्टेट और सेंटर के बीच में कन्फ्लिक्ट आ गया है थ्रू गवर्नर। गवर्नर क्या है, एक लिंक का काम करते हैं केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में, लेकिन कहीं ना कहीं जो गवर्नर का रोल है उस पर हमेशा क्वेश्चन मार्क उठाया जाता है कि वो केंद्र सरकार के एजेंट की तरह काम कर रहे हैं, जबकि उन्हें कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करते हुए लिंक की तरह बिहेव करने की ज़रूरत थी और फेडरलिज्म, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की स्पिरिट को बढ़ाने की ज़रूरत थी। ठीक, अब हम बात कर लेते हैं कि जो बिल पेंडिंग रखे जा रहे हैं उसके इम्प्लीकेशंस क्या हो सकते हैं। ठीक, तो इश्यूज रिलेटेड विथ पेंडिंग बिल्स, इसे देख लेते हैं। फर्स्ट इशू क्या है, डीले इन डिसीजन मेकिंग अफेक्ट्स गवर्नेंस, है ना। तो जो बिल है जो कि पेंडिंग हो रहे हैं उसके कारण कहीं ना कहीं गवर्नेंस अफेक्ट हो रहा है, किसका, स्टेट गवर्नमेंट का। पॉलिसी पैरालिसिस होने के चांसेस बढ़ सकते हैं क्योंकि यहाँ पर इनडिसिसिव हो रही है सरकार मतलब स्टेट गवर्नमेंट को ही यहाँ पर, पब्लिक तो किसको क्रिटिसाइज़ करेगी कि जो स्टेट गवर्नमेंट है उसको, क्योंकि उसके बिल पास नहीं हो पा रहे हैं। और गवर्नर का यहाँ पर रोल जो है आ रहा है, ज़रूर आ रहा है, लेकिन जो बिल पास कराने की जिम्मेदारी है वो स्टेट लेजिस्लेचर की है, तो वो अपनी ड्यूटी में फेल हो रहे हैं। स्टेट गवर्नमेंट पर यह आरोप लगेगा कि वो अच्छा गवर्नेंस नहीं दे पा रही है, उसके कारण उनकी जो इमेज है स्टेट गवर्नमेंट की, उसका जो पब्लिक परसेप्शन बनेगा वो ये बनेगा कि इनसे नहीं हो पा रहा है, ये गवर्नेंस नहीं दे पा रहे हैं, अच्छा सुशासन नहीं दे पा रहे हैं। सो नेगेटिव इमेज बनेगी स्टेट गवर्नमेंट की। इसके साथ साथ इट वायलेट्स द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन अंडर शेड्यूल 7 और ऑल्सो अंडरमाइन द डेमोक्रेटिक प्रोसेस। ठीक, शेड्यूल 7 की बात करें तो यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, सब कुछ अलग अलग दिया है, कौन किस में लॉ बना सकता है। अल्टीमेटली यहाँ पर स्टेट जो लिस्ट के लॉ हैं उसको गवर्नर क्या कर रहा है, रिजर्व कर दे रहा है, किसके लिए, प्रेसिडेंट के लिए। तो कौन डिसाइड कर रहा है अल्टीमेटली, सेंट्रल गवर्नमेंट। तो स्टेट लॉ भी कौन डिसाइड कर रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये तो गलत है। स्टेट के पास पूरा अधिकार है कि वो अपने जो उनके पास उनके ज्यूरिसडिक्शन में जो पावर है वो उसको कम्प्लीटली यूज़ कर सकते हैं, फुल ऑटोनॉमस है और केंद्र सरकार उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता। तो कहीं ना कहीं ये 7 शेड्यूल का भी वायलेशन है और ऑब्वियसली डेमोक्रेटिक प्रोसेस को भी अंडरमाइन कर रहा है। ठीक, तो ये आपका 3 इशू हो जाएंगे। और चौथा इशू क्या है, लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी। जो गवर्नर होते हैं बिल को रिजर्व करने के लिए कोई रीज़न भी नहीं दे रहे हैं या फिर विथहोल्ड करने के लिए प्रेसिडेंट भी कोई रीज़न नहीं देते हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी में आता है ना। तो कोई भी गवर्नमेंट हो उनकी अकाउंटेबिलिटी लोगों के प्रति होती है ना। तो अल्टीमेटली ये जो बिल पेंडिंग हो रहे हैं उससे लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी भी इंश्योर हो रही है। सो ये हमारे कुछ इश्यूज हो जाएंगे जो आपको मेंस में भी पूछे जा सकते हैं। ठीक, तो अभी बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट दोबारा से सुप्रीम कोर्ट गई है और कह रही है कि भाई ये जो लूप होल इन लोग इस्तेमाल कर रहे हैं गवर्नर, इनकी पावर को कर्टेल करिए और हमारे बिल जल्दी से जल्दी एज सुन एज पॉसिबल असेंड करवाइए। अब सुप्रीम कोर्ट देखते हैं कि इस मुद्दे पे क्या डिसीजन लेता है। ये हमारा कंप्लीट आर्टिकल था। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है अ लाइसेंस राज फॉर डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स। ये आर्टिकल द हिंदू में आया है। GS2 पॉलिटी, GS3 इकॉनमी मेंस के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। अगर आपको कोई एक्ट या बिल के बारे में पूछेगा तो पॉलिटी में पूछेगा, अगर आपको जनरल डिजिटल कंटेंट से रिलेटेड गाइडलाइंस आएगी तो 3 में भी पूछी जा सकती है। सो GS2 GS3 के लिए इंपॉर्टेंट होगा, प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट होगा। प्रीलिम्स में जनरली बिल नहीं पूछे जाते हैं, जब तक वो एक्ट नहीं बनते चांसेस कम होते हैं। जनरली बोला है मैंने, पढ़ना हमेशा होगा, किसी भी साल जो है बिल भी आ सकता है, एक्सेप्शन बिल्कुल किसी भी साल हमें दिख सकते हैं। सो हमें पढ़ना तो है ही, प्री के लिए भी और मेंस के लिए भी। चीज़ें क्लियर। सो इस आर्टिकल में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, किस तरीके से जो सरकार है रूल्स रेगुलेशन या फिर नए बिल्स के थ्रू डिजिटल कंटेंट क्रिएटर को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। जो डिजिटल कंटेंट है उसको किस तरीके से रेगुलेट करने की कोशिश कर रही है। अच्छा, पिछला जो अपन ने आर्टिकल पढ़ा उसका एक क्वेश्चन मैं बता देता हूँ आपको, है ना। क्या नहीं तो आप बोलोगे सर क्वेश्चन नहीं बताया। कैसा क्वेश्चन पूछेगा आपको, एनालाइज द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस रिलेटेड टू द पावर ऑफ गवर्नर ओवर स्टेट बिल, है ना। तो आपको कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के बारे में बात करनी है यहाँ पर, आर्टिकल 200 और 201 के बारे में, है ना। और उसमें प्रॉपर हर एक चीज़ बतानी होगी, जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि क्या 3 ऑप्शंस हैं और फिर कौन कौन से इश्यूज़ होंगे जिसमें रिजर्व के लिए रखा जा सकता है, जैसे DPSP का वायलेशन, फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन एंड ऑल। ये सारी चीज़ें आप लिखेंगे बढ़िया तरीके से, अच्छे नंबर मिलेंगे। ऐसा क्वेश्चन आने की संभावनाएं बहुत है, इसी बार हो सकता है आपको दिख जाए ना। वो आर्टिकल शुरू कर लेते हैं हमारा, जो हम नेक्स्ट आर्टिकल पढ़ रहे हैं। रिसेंटली जो ध्रुव राठी है
रवीश कुमार हैं जो कि यूट्यूबर्स हैं, इनका बहुत बड़ा रोल रहा है इस इलेक्शन में। अगर आप इनके व्यूज़ देखेंगे तो मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर हैं, हर एक वीडियो में इनके मिलियन ऑफ व्यूज़ आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ कई ऐसे कमेंटेटर हैं जो गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ करते हैं या फिर जो गवर्नमेंट की नीतियां हैं उसको लोगों तक पहुंचाते हैं, बताते हैं कि उसमें क्या कमी है, क्या लूप होल है। ऐसे यूट्यूबर्स को कंट्रोल करने के लिए सरकार जो है क्या कर रही है, बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन लेकर आ रही है। अगर हम टीवी की बात करें तो टीवी अगर न्यूज़ मीडिया आप देखेंगे तो एक टर्म चला आया है गोदी मीडिया, है ना। तो ये टर्म में ये कहा जाता है कि सारे के सारे न्यूज़ मीडिया वाले सरकार प्रो गवर्नमेंट हैं, सरकार को क्रिटिसाइज़ नहीं करते हैं, सरकार को बचाने की कोशिश करते हैं और कभी भी जो है सरकार की क्रिटिकल नहीं होते। एंटी की बात नहीं है, एंटी होना भी नहीं चाहिए, आपको सिर्फ क्रिटिकल होना चाहिए। आपको जो न्यूज़ आ रही है ना, उसमें आपको क्या प्रॉज हैं क्या कॉन्स हैं ये पता होना चाहिए, कौन सी चीज़ अच्छी होगी और कौन सी चीज़ ख़राब होगी। आपको सिर्फ दर्शकों को ये बताना है, आपको ये नहीं बताना है कि सिर्फ अच्छी अच्छी चीज़ें भी नहीं बताना है और सिर्फ ख़राब चीज़ें भी नहीं। तो वो कहीं ना कहीं बायस्ड रिपोर्टिंग कहलाती है, बायस्ड जर्नलिज्म कहलाता है, जो कि हमारी डेमोक्रेसी के लिए बहुत बड़ा थ्रेट है। सो टेलीविज़न तो देखेंगे आप तो बाय एंड लार्ज टेलीविज़न में पूरा कंट्रोल है सरकार का, लेकिन जो डिजिटल मीडिया कंटेंट क्रिएटर है उस पर अभी भी हम देखें तो बहुत सारे ऐसे इंडिपेंडेंट डिजिटल कंटेंट क्रिएटर हैं जो कि सरकार की नीतियों के अगेंस्ट में बात करते हैं और काफ़ी पॉपुलर हैं। दो नाम मैंने यहाँ लिया हूँ, ध्रुव राठी और रवीश कुमार, जिनका बहुत बड़ा बोल सकते हैं कि रोल था 2024 में लोगों के ओपिनियन को इन्फ्लुएंस करने में, जो 2024 का इलेक्शन था। नाउ एक डेटा के बारे में बात कर लेते हैं। CSDS लोक नीति का सर्वे हुआ था और उसमें कुछ डेटा निकल कर आया था। पोस्ट पोल सर्वे shows that 29% of respondent consume political material every day on digital platform with 18% doing so occasionally। तो जो पोस्ट पोल सर्वे हुआ था उसमें ये पता चला कि लगभग 29% रिस्पॉन्डेंट ऐसे हैं जो डेली डिजिटल प्लेटफॉर्म में पॉलिटिकल मटेरियल कंज्यूम कर रहे हैं और उनमें 29% में से 18% ऐसे हैं जो डेली बेसिस पे ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, है ना। कुछ तो ओकेशनली करते हैं, कुछ डेली बेसिस पे करने वाले हैं। वाइल दिस इज लेस देन टेलीविजन 42%, इट सरपासेस न्यूज़पेपर 16.7% एंड रेडियो 6.9%। रिस्पॉन्डेंट एक्सेस्ड व्हाट्सएप 35%, यूट्यूब 32%, फेसबुक 24%, इंस्टाग्राम 18% एंड ट्विटर 6.5 सेवरल टाइम्स अ डे। सो जो सर्वे का डेटा है वो हमें क्या बता रहा है कि जो डिजिटल कंटेंट है उसकी पहुंच धीरे धीरे बढ़ती जा रही है लोगों तक, और जो पॉलिटिकल मटेरियल है वो अब डिजिटल कंटेंट के थ्रू लोग ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं। ऑब्वियसली टेलीविज़न से कम है, टेलीविज़न में लगभग 42% लोग ऐसे हैं जो टेलीविज़न के थ्रू पॉलिटिकल मटेरियल कंज्यूम कर रहे हैं, लेकिन अगर आप रेडियो की बात करें तो रेडियो से ज़्यादा और न्यूज़पेपर से भी ज़्यादा अब लोग इंस्टाग्राम या फिर आपका ट्विटर या फिर आपका यूट्यूब इसको इस्तेमाल करके पॉलिटिकल कंटेंट कंज्यूम करते हैं। सो एक चीज़ क्लियर है कि कहीं ना कहीं ये जो आपके कंटेंट क्रिएटर हैं जो डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, OTT प्लेटफॉर्म पे, इनका इन्फ्लुएंस अब एक नरेटिव सेट करने में बढ़ता जा रहा है। क्योंकि सरकार का 42% लोगों पे तो पूरा कंट्रोल है जो कि टीवी देख रहे हैं, क्योंकि टीवी में अगर न्यूज़ देखें तो सारे के सारे चैनल पूरे के पूरे प्रो गवर्नमेंट है, क्रिटिकल भी नहीं है, है ना। थोड़ा बहुत भी मैंने कभी नहीं देखा कि क्रिटिसाइज़ कर रहे हो। एक आध दो न्यूज़ चैनल ऐसे थे जो कि अदानी ने खरीद लिए, तो अब वहाँ पर भी आपको गवर्नमेंट के अगेंस्ट में बोलने वाला कोई नहीं मिलेगा, और ये अच्छी चीज़ नहीं है, ये सरकार के लिए अच्छी चीज़ नहीं है। क्योंकि जब मीडिया होती है वो पॉइंट आउट करती है मिस्टेक्स को, तो वो मिस्टेक्स जो आपको 5 साल बाद आपको इलेक्शन हरवा सकती है, वो मिस्टेक आप बीच में ही रेक्टिफाई कर सकते हो। इसलिए आप बोला जाता है ना कि आपके पास एक ना एक ऐसा आदमी ज़रूर होना चाहिए जो आपकी मिस्टेक्स आपको बताते रहे। मीडिया का वो रोल होता है, लेकिन मीडिया अपना ये रोल नहीं अच्छे से कर रही है। और फिर वही सारे जो पहले टेलीविज़न में लोग थे जैसे रवीश कुमार, अब वो यूट्यूब में आ चुके हैं और अब अपना जो है कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, और उनकी भी अच्छी खासी मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर बन चुके हैं। जैसे ही अपने प्राइम मिनिस्टर जी मोदी जी 3rd टर्म में चुनकर आए
तो बहुत सारे टीवी चैनल्स ने दिखाया मोदी 3.0, जैसे कि कोई एक नया वर्जन हो सॉफ्टवेयर का, और कहीं ना कहीं ये दिखाने की कोशिश की गई, प्रोजेक्ट करने की कोशिश की गई कि एक ही आदमी में सेंट्रलाइज पावर है। मोदी का ये तीसरा टर्म है, जबकि दिखा सकते थे मोदी 240 या फिर कोलिशन NDA 3.0 दिखा सकते थे, लेकिन कहीं ना कहीं जो न्यूज़ चैनल है वो ये पावर प्रोजेक्शन करना चाहते हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने जैसे ही मतलब प्राइम मिनिस्टर बने, कैबिनेट बन गई, उसके बाद जितने भी इन्फ्लुएंसर्स थे उनको अपनी स्पीच में जो है उनका नाम लिया था कि भाई जो भी कंटेंट क्रिएटर हैं, इन्फ्लुएंसर हैं, इवन इलेक्शन के पहले भी आप देखेंगे तो इन्फ्लुएंसर्स पर बहुत फोकस किया गया था, उनको अवार्ड तक दिए गए थे। तो मोदी जी इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझते हैं कि जो यूट्यूब कंटेंट क्रिएटर हैं या डिजिटल कंटेंट क्रिएटर है उनका आने वाले समय में रोल बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाएगा, और इसलिए सरकार जो डिजिटल कंटेंट है उसको भी क्या करना चाहती है, उसको कंट्रोल करना चाहती है, जो नरेटिव है उसको कंट्रोल करना चाहती है। कैबिनेट में कुछ खास बदलाव नहीं हुए हैं। अश्विनी वैष्णव जो कि मिनिस्टर फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन मीटी है ना, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर थे, वो उन्हीं को मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग पोर्टफोलियो भी दिया गया है। और कहीं ना कहीं ये देखेंगे आप तो MIB मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पोर्टफोलियो और मीटी दोनों के जो इंटरेस्ट हैं वो कन्वर्ज हो रहे हैं, और दोनों ही मिनिस्ट्री एक साथ जो है ना काम कर रही है एक ही मिनिस्टर के अंदर। अ फॉर्मल लीगल बेसिस टू दिस सेंसरशिप वाज फर्स्ट एस्टैब्लिश्ड थ्रू IT रूल्स 2021 ऑन February 25, 2021। सो मीटी के द्वारा IT रूल्स को सबसे पहले अमेंड किया गया था 2021 में, और इसी के थ्रू जो है जो मिनिस्ट्री है उसने अपनी सेंसरशिप पावर बढ़ाई थी। क्या किया था? इट एक्सपांडेड मीटी पावर इंक्लूडिंग ट्रेसेबिलिटी मैंडेट, कॉम्प्रोमाइजिंग एंड टू एंड एनक्रिप्शन ऑन मैसेजिंग सर्विसेज लाइक व्हाट्सएप और सिग्नल। इट ऑल्सो ग्रांटेड द MIB न्यू पावर टू रिक्वायर रजिस्ट्रेशन एंड ब्लॉक डिजिटल न्यूज़ मीडिया एंड ऑनलाइन एंटरटेनमेंट स्ट्रीमिंग ऐप। सो क्या किया गया था? IT रूल्स के अंदर जो मिनिस्ट्री है उसकी पावर को एक्सपांड किया गया। जो आपके एंड टू एंड एनक्रिप्शन मैसेज होते हैं उसको ट्रेस करने की पावर भी अब मीटी के पास आ गई थी। इसका मतलब आपने कोई मैसेज किया, उसके बाद वो फॉरवर्ड हुआ तो जहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है वो उसको प्रॉपर ट्रेस किया जा सकता है। अब सरकार अगर ऑर्डर करेगी तो जो कंपनी होगी, जो मैसेजिंग ऐप कंपनी होगी, उसको बताना पड़ेगा कि ये मैसेज कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये प्राइवेसी के लिए खतरा है, आपके जो डिजिटल कंटेंट है उसके लिए है ना, उसमें जो फ्रीडम है उसके लिए खतरा है। सेंसरशिप, एक काइंड ऑफ सेंसरशिप है। इसके अलावा जो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग है उनको भी पावर दी गई थी कि वो जो भी ऐप्स हैं, एंटरटेनमेंट स्ट्रीमिंग ऐप हैं, उसको रजिस्टर करवा सकती हैं, और उसका जो भी मीडिया है या फिर न्यूज़ है उसको क्या कर सकती है, ब्लॉक भी कर सकती है। तो फर्स्ट जो है चेंज आपको फरवरी 2021 में देखने को मिला। उसके बाद सरकार ने जो है इसे फिर चेंज किया 2 बार। पहले 28 जनवरी 2023 में इसमें चेंज किया गया IT रूल्स में। इट क्रिएटेड 3 ग्रीवेंस अपीलेट कमिटी और GAC हेडेड बाय द ऑफिशियल्स फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, MIB और मीटी। सो 2023 जनवरी में ग्रीवियांसेस अपीलेट कमेटी बनाई गई, और जिसे कौन हेड कर रहा था? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के जो ऑफिशियल्स हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो MIB मतलब मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के ब्यूरोक्रेट्स और मीटी के ब्यूरोक्रेट्स। सो ये एक कमेटी, अपीलेट कमेटी बनाई गई। इसमें 1216 अपील्स अभी तक के सुनी जा चुकी है, और लगभग 1089 सीक्रेट ऑर्डर्स दिए गए हैं टू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स ऑन टेकिंग डाउन ऑफ और री इंस्टेटमेंट ऑफ कंटेंट। मतलब अगर मान लो कि कोई खुश नहीं है कि यहाँ पर ये जो वेबसाइट है या फिर आपकी सोशल मीडिया साइट है उस पर कोई कंटेंट डला है, और बहुत सारे लोग रिपोर्ट कर रहे हैं, उन्होंने अपील कर दी GAC को, तो GAC सीक्रेटली ऑर्डर देगी प्लेटफॉर्म को कि या तो आप ये कंटेंट हटाइए या फिर इस कंटेंट को दोबारा से रखिए, आप हटा नहीं सकते। क्योंकि कई बार होता है, आप ट्विटर में देखे होंगे कि ट्विटर में कोई भी अपनी जो है चीज़ें डालता है, कई बार ट्विटर जो है हाईलाइट कर देता है कि ये जो कंटेंट है ये सही नहीं है, फेक है। तो ऐसी चीज़ें जो है ट्विटर नहीं कर सकता। अगर आपको लगता है तो आप जो है कहाँ जाएंगे? GAC के पास। अगर GAC ऑर्डर कर देगा प्लेटफॉर्म को कि आप जो है वापस उस कंटेंट को लेकर आइए और आप इस तरीके से नहीं लिख सकते कि ये फेक कंटेंट है, फॉल्स कंटेंट है, तो फिर प्लेटफॉर्म को, ट्विटर को उस तरीके से एक्ट करना पड़ेगा। सो यहाँ पर एक तरीके से सेंसरशिप हो रही है, सर पे बैठा जा रहा है किसके? आपके ट्विटर के। देन April 6, 2023 the IT rules were amended to grant the union government the power to
order the removal of any digital content deemed fake, false और misleading which was claimed to be the fact checking amendment। ठीक, तो 2023 अप्रैल में सरकार ने जो है एक और अमेंडमेंट किया और उसमें बोला कि अगर कोई भी ऐसी फेक न्यूज़ होती है, फॉल्स न्यूज़ होती है, मिसलीडिंग डिजिटल कंटेंट होता है, तो उसको सरकार जो है क्या कर सकती है, उसको उसके पास, सरकार के पास अथॉरिटी है कि वो ऑर्डर करे प्लेटफॉर्म को कि इसे तुरंत के तुरंत हटाया जाए, जिसे फैक्ट चेकिंग अमेंडमेंट कहा जा रहा है। हालांकि जो फैक्ट चेकिंग अमेंडमेंट है उसको चैलेंज किया गया है सुप्रीम कोर्ट में और तब से सुप्रीम कोर्ट ने इस पर स्टे लगा कर रखा है। अब ये सारे ऑलरेडी कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर किया जा चुका है, मीटी के अंदर किया जा चुका है, आईटी रूल्स के अंदर चेंज किए जा चुके हैं। अब ये सब करने के बावजूद भी सरकार को लग रहा है कि अभी डिजिटल कंटेंट प्रॉपरली रेगुलेट नहीं हुआ है, उसे प्रॉपर कंट्रोल करने की ज़रूरत है। इसलिए रिसेंटली ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज रेगुलेशन बिल 2023 इंट्रोड्यूस किया गया था नवंबर 2023 में। ठीक, उसके बाद चुनाव आ गए तो उसके बाद से जो है इस पे कुछ काम नहीं हुआ है, लेकिन दोबारा से अभी रिसेंटली सरकार जो है एक्टिव हो गई है इस बिल को लेकर के और बहुत सारे स्टेक होल्डर से अपनी राय पूछ रही है। वो स्टेक होल्डर को पहले बताया गया था कि वो इस तरह के बिल को लीक नहीं करेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी वो न्यूज़ मीडिया में ये बिल लीक हो चुका है। तो अगर इस बिल के बारे में बात करें तो इस बिल में सरकार जो है बेसिकली डिजिटल सेंसरशिप करना चाह रही है अकॉर्डिंग टू राइटर। In simple term, if it passes into law, your favorite YouTuber or Instagram creator who comment on politics and report the news will need to register and work at the discretion of MIB। So आपके जो ध्रुव राठी हैं या फिर रवीश कुमार हैं या फिर एलविश यादव हैं और वॉटेवर जो भी आपके फेवरेट यूट्यूबर्स हैं जिसको आप पसंद करते हैं, उनको सबसे पहले MIB जो मिनिस्ट्री है उसमें रजिस्टर करना पड़ेगा और उन्हीं की गाइडलाइंस के हिसाब से अपना जो कंटेंट है उसको क्रिएट करना पड़ेगा, या फिर अगर वो कुछ व्यूज़ दे रहे हैं तो उसी गाइडलाइंस के अंदर रहते हुए वो व्यूज़ देने पड़ेंगे। सो जो ये बिल लीक हुआ है उसके 3 पॉइंट यहाँ दिए हुए हैं। हालांकि अभी ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि अभी प्रॉपरली जब ड्राफ्ट आएगा तब हम बहुत डिस्कशन करेंगे, पर फिर भी देख लेते हैं क्या पॉइंट है। ठीक, फर्स्ट, द बिल एक्सपांड स्कोप टू क्लासीफाई इंडिविजुअल कमेंटेटर एज डिजिटल न्यूज़ ब्रॉडकास्टर और कंटेंट क्रिएटर एज OTT ब्रॉडकास्टर। तो पहला जो चीज़ पता चली है वो ये है कि इंडिविजुअल कमेंटेटर हैं उन्हें क्या कहा जा रहा है, OTT ब्रॉडकास्टर या डिजिटल न्यूज़ ब्रॉडकास्टर। तो ध्रुव राठी अपने क्या हो जाएंगे, OTT ब्रॉडकास्टर हो जाएंगे, एलविश यादव क्या हो जाएंगे, OTT ब्रॉडकास्टर हो जाएंगे। द MIB कैन प्रिस्क्राइब एंड चेंज थ्रेशोल्ड फॉर सब्सक्राइबर्स और यूज़र विच वैन मेट रिक्वायर रजिस्ट्रेशन। ठीक, तो यहाँ पर MIB मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग क्या कर सकती है कि डिसाइड कर सकती है कि भाई इतने सब्सक्राइबर होंगे तभी आप OTT ब्रॉडकास्टर कहलाओगे। लेट्स से कि आप मिलियन ऑफ सब्सक्राइबर हैं तभी आप OTT ब्रॉडकास्टर, और आप तभी आपको क्या करना पड़ेगा, ये गाइडलाइंस फॉलो करनी पड़ेगी। सेकंड क्या है, इट क्रिएट्स एडिशनल कंप्लायंस फॉर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एंड एस्टेब्लिश अ न्यू सेफ हार्बर रिजीम इंडिपेंडेंट ऑफ IT एक्ट 2000। सो जो आपके डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, यूट्यूब हो गया, ट्विटर हो गया, इनको एक अल्टरनेटिव सेफ हार्बर रिजीम को फॉलो करना पड़ेगा। सेफ हार्बर रिजीम के अंदर क्या है आप जानते हैं, ऑलरेडी मैंने आपको कई बार बता चुका हूँ। सेफ हार्बर रिजीम के अंदर ये प्रोविजंस हैं कि जो प्लेटफॉर्म यूज़र्स हैं अगर वो कुछ भी भद्दा कंटेंट डालते हैं तो इसमें क्रिमिनल लाइबिलिटी किसकी नहीं होगी, प्लेटफॉर्म की नहीं होगी। प्लेटफॉर्म कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा, वो इम्यून रहेगा किसी भी क्रिमिनल एलिगेशंस के। सो वो सेफ हार्बर जो है प्लेटफॉर्म को प्रोवाइड किया गया है IT एक्ट 2000 के अंदर। ठीक, लेकिन यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है उनके लिए अलग से न्यू सेफ हार्बर रिजीम बनाई जाएगी और जो है उसी के अंदर रहते हुए उन्हें काम करना है। इन एडिशन टू IT रूल्स 2021 इट कैन डिमांड रजिस्ट्रेशन, एनफोर्स सेंसरशिप, इवन रिक्वायर प्लेटफॉर्म सच एज यूट्यूब टू फ्रेम स्पेशल कंप्लायंसेस नॉट ओनली फॉर न्यूज़ चैनल बट ऑल्सो फॉर चैनल्स हुज लेटेस्ट वीडियोज़ इज़ अबाउट कोकोनट लड्डू रेसिपी। सो यहाँ पर जो बिल है उसमें ये भी कहा जा रहा है कि जितने भी प्लेटफॉर्म है उन्हें अलग से गाइडलाइंस बनानी पड़ेगी इस लॉ के अंदर, ताकि जो है जो डिजिटल कंटेंट है उनको क्या किया जा सके, उसको सेंसर किया जा सके या फिर उसे रेगुलेट किया जा सके या फिर उसे कंट्रोल किया जा सके। तो ओवरऑल ये जो बिल है ये अल्टीमेटली क्या कर रहा है, डिजिटल जो कंटेंट है उसको सेंसर, या फिर अगर हम आर्टिकल की लैंग्वेज ना बोलें, अगर सिंपल बात करें तो सरकार रेगुलेट करना चाहती है, क्योंकि बहुत मिसयूज़ भी होता है इस डिजिटल कंटेंट का। बहुत ज़्यादा फ्रीडम ऑफ स्पीच भी लोगों को नहीं देना चाहिए, तो कहीं ना कहीं ये बैलेंस बनाने के लिए रेगुलेशन की ज़रूरत है, अगर इसे पॉजिटिव वे में कहें तो। हालांकि इन आर्टिकल में काफ़ी नेगेटिव में कहा है। ठीक, ये आर्टिकल था, बाद में आएगा बिल तो अपन डिटेल में पढ़ेंगे।
हमारा नेक्स्ट और आज का लास्ट आर्टिकल है नो बायर्स फॉर जम्मू एंड कश्मीर लिथियम। ये आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस में आए हैं। GS1 मेंस के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। आपको लिथियम रिजर्व के बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। रिसेंटली MMDR एक्ट में सरकार ने अमेंडमेंट किया था और प्राइवेट प्लेयर्स को अलाउ कर दिया था फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स। कुछ क्रिटिकल मिनरल्स एटॉमिक मिनरल्स से बाहर निकाले गए थे और प्राइवेट सेक्टर के लिए ओपन कर दिए गए थे। तो उसी के बाद से जम्मू एंड कश्मीर में जब से लिथियम रिजर्व्स मिले हैं उसके बाद सरकार ने ब्लॉक को ऑक्शन करना शुरू किया। लेकिन जम्मू एंड कश्मीर का जो ब्लॉक था रियासी डिस्ट्रिक्ट का, उसे कोई भी बिडर नहीं मिला है और उसी के कारण, कोई भी बायर नहीं मिलने के कारण सरकार ने जो ऑक्शनिंग प्रोसेस थी उसे सस्पेंड कर दिया है। ठीक, देख लेते हैं क्या ऑक्शन स्क्रैप क्यों किए गए हैं। पहला ऑक्शन मार्च में एनल किया गया था और उसके बाद फिर सेकेंड राउंड ऑफ ऑक्शन हुए थे, उसको रिसेंटली लास्ट वीक अनल कर दिया गया है, रद्द कर दिया गया है। उसका रीज़न ये बताया जा रहा है कि मिनिमम जो है 3 बिडर की ज़रूरत होती है। वो 3 बिडर का जो क्राइटेरिया है एक्ट के अंदर वो फुलफ़िल ना होने के कारण ये बेसिकली जो ऑक्शनिंग प्रोसेस थी इसको अनल कर दिया गया है। क्रिटिकल मिनरल्स आर बीइंग ऑक्शन इन द कंट्री फॉर द फर्स्ट टाइम। लाइक एनी अदर ऑक्शन द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ रिस्पॉन्सेज मे और मे नॉट बी रिसीव्ड। तो इस केस में जो रिस्पॉन्सेज हैं वो रिसीव नहीं हुए हैं और इसलिए इसके जो ऑक्शनिंग प्रोसेस है उसको सस्पेंड करना पड़ा है, एनल्ड करना पड़ा है। ठीक, ये आपका टर्म है, इसको ध्यान रखेंगे। वाई हैव इन्वेस्टर केप्ट देयर डिस्टेंस सो फार। क्यों इन्वेस्टर इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, क्यों एक्सप्लोर नहीं कर रहे हैं, क्यों माइनिंग नहीं की जा रही है, क्यों उनको ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। तो ये सारे एस्पेक्ट देख लेते हैं। Mining industry expert told the Indian Express that difficulty around extracting and processing lithium from hard rock pegmatite deposit like the ones found in Riasi, combined with an underdeveloped mineral reporting standard used in tender document, played a significant role in deterring the investors. So पहला प्रॉब्लम क्या है, जो रियासी डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर हार्ड रॉक पैग्माटाइट के जो है आपको रिजर्व्स मिले हैं और इसी के थ्रू आपको लिथियम एक्सट्रैक्ट और प्रोसेस करना है, जो कि काफ़ी डिफ़िकल्ट टास्क है और काफ़ी ज़्यादा इसमें जो कॉस्ट है वो बढ़ जाती है। दूसरा इश्यू ये है कि जो मिनरल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स हैं, सरकार ने जो मिनरल रिपोर्ट किया कि हाँ यहाँ इतने रिजर्व हैं, वो स्टैंडर्ड्स प्रॉपर नहीं हैं। जो डॉक्यूमेंट्स दिए गए हैं उसमें प्रॉपर नहीं बताया गया है कि कितना एरिया है, कितना पॉसिबल आपको रिजर्व मिल सकता है ना, प्रॉपर नहीं बताई गई ये चीज़ें, डिटेल्स बहुत सारी छुपाई गई है। तो ऐसे में जो इन्वेस्टर है वो इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि उनको डर है कि क्या पता यार निकलेगा कि नहीं निकलेगा। ये तो प्रॉस्पेक्ट्स हैं, यहाँ तो सिर्फ ये बताया जा रहा है कि हाँ यहाँ मिलने की संभावना है, खो दे और नहीं मिला। तो जैसे हम पानी का आप देखते होंगे, अपन बोरिंग करवाते हैं पानी के लिए, तो पंडित आपको बता देता है कि यार नारियल घुमाओ, यहाँ पर नारियल घूम गया, यहाँ पर पानी होगा। तो पानी होगा कि नहीं होगा वो तो बाद में जब खुदाई होती है तभी पता चलता है। ये तो एक गैस वर्क रहता है, अपने अपने तरीके से लोग करते हैं, अलग अलग तरीके से लोग साइंटिफिक और अपना रिलीजियस तरीके से, जो भी अपने तरीके होते हैं उसे अप्लाई करते हैं। प्रॉस्पेक्ट देखते हैं, उसके बाद वहाँ पर डिगिंग होती है, उसके बाद फिर पानी निकलता है, तब पता चलता है कि है या नहीं। हो सकता है सूखा निकल जाए, अगर सूखा निकल गया तो जितना भी आपने बोरिंग का पैसा दिया है 40,000 50,000 सारा का सारा क्या हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। तो ये बेसिकली आपके लिए इन्वेस्टमेंट है। पानी आ गया तो आपको रिटर्न मिलेगा खटाखट। तो बेसिकली आपका जो लिथियम रिजर्व है वो है या नहीं है, उसकी वायबिलिटी से रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए थे इन्वेस्टर को वो प्रॉपर नहीं मिले। तो एक तो डिफ़िकल्टी है इसको एक्सट्रैक्ट करने में, और दूसरा जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी प्रॉपर इन्वेस्टर्स को नहीं दिए गए हैं। तो इन्वेस्टर को लगा कि भाई यार बहुत रिस्की है, इतनी रिस्की अपन पैसा नहीं लगा सकते, कल को नहीं निकला तो फिर बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। ठीक, according to the document with Mines Ministry, during the first auction attempt, prospective bidder had number of complaints from the bid document having limited information of the block to the block being too small to apply modern mineral system based tool। ठीक, तो कई सारे इश्यूज थे बिडर्स को। पहला कि एक तो तुम्हारा जो ब्लॉक है वो बहुत छोटा है ना, वहाँ मॉडर्न जो टूल्स हैं
वो अप्लाई नहीं हो सकते, इतना छोटा सा है, कॉस्ट बहुत ज़्यादा आएगी, और इसमें से जो एक्सट्रैक्शन होने वाला लिथियम वो इतना ज़्यादा हो सकता है कि ना हो। दूसरा, आपने जो बिड डॉक्यूमेंट दिया उसमें बहुत लिमिटेड इन्फॉर्मेशन दी है, सब कुछ छुपा के रखा है। अनदर क्वेरी आस्क्ड इफ एनी बेनिफिशिएशन स्टडी हैड बीन कंडक्टेड टू असेस द फिजिबिलिटी और एक्सट्रैक्टिंग एंड प्रोसेसिंग लिथियम फ्रॉम द रिसोर्स। इसके अलावा एक और क्वेरी है कि भाई कोई बेनिफिशिएशन स्टडी भी की गई है क्या, कितना बेनिफिट होगा, कितना जो है अगर कंपनी लगाती है तो इन्वेस्ट करती है तो कितना रिटर्न मिल सकता है, ऐसी कोई स्टडी की गई है? जब तक ऐसी स्टडी नहीं की गई है, अननेसेसरली जो है जो बिडर्स हैं वो यहाँ पैसा लगाएं और फिर उनको नुकसान हो जाए, तो ऐसी स्टडी ना होने के कारण जो बिडर्स हैं वो दूर भाग रहे हैं। नाउ अब क्या चेंज किया जा सकता है उसे देख लेते हैं। वाई इज़ देयर अ नीड टू इम्प्रूव द रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स में इंप्रूवमेंट की ज़रूरत क्यों है उसी के बारे में बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट्स, इंडिया करंट क्लासिफिकेशन रूल्स लार्जली बेस्ड ऑन द यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क क्लासिफिकेशन फॉर रिसोर्सेज डू नॉट प्रोवाइड सफिशिएंट इंफॉर्मेशन टू डिटरमाइन इकोनॉमिक वायबिलिटी ऑफ माइनिंग अ मिनरल ब्लॉक। सो जो आपका जो करेंटली रिसोर्स क्लासिफिकेशन रूल्स है जो इंडिया फॉलो कर रहा है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क क्लासिफिकेशन फॉर रिसोर्सेज, इसमें सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाती है इकोनॉमिक वायबिलिटी के बारे में कि कितना आपको बेनिफिट हो सकता है। बेनिफिशिएशन के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती। क्लैरिटी ऑन इकोनॉमिक वायबिलिटी ऑफ मिनरल लिथियम इज स्पेशली इंपॉर्टेंट एज द एक्सट्रैक्शन प्रोसेस इज एक्सपेंसिव, क्योंकि जो आपकी एक्सट्रैक्शन प्रोसेस है वो बहुत कॉस्टली है, एक्सपेंसिव है, इसलिए इकोनॉमिक वायबिलिटी रिपोर्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इससे रिलेटेड क्लैरिटी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड विथ ग्लोबल लिथियम प्राइसेस फॉलिंग सिग्निफिकेंटली ओवर द पास्ट फ्यू मंथ, माइनर आर इंक्रीजिंगली ईगर टू मेंटेन देयर मार्जिन, है ना। तो लिथियम के जो ग्लोबल प्राइसेस हैं वो भी काफ़ी कम हो गए हैं पिछले कुछ सालों में। सो प्राइसेस कम हो रहे हैं, आपकी जो रिसोर्सेज जो निकल के आएगी, जो एक्सट्रैक्ट करेंगे लिथियम, वो उसके प्राइसेस कम, आपकी जो प्रोसेस वो एक्सपेंसिव, तो लोगों का मार्जिन बहुत कम बचेगा जो कि इतनी बड़ी रिस्क ले रहे हो, और कल को निकला नहीं तो पूरा का पूरा पैसा डूब जाएगा। मोस्ट माइनिंग कंपनीज, स्टॉक एक्सचेंज एंड रेगुलेटरी बॉडी अक्रॉस द वर्ल्ड अदर टू कमिटी फॉर मिनरल रिजर्व इंटरनेशनल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड टेम्पलेट इंस्टेड ऑफ UNFC1 विच रिक्वायर द रिपोर्टिंग ऑफ इकोनॉमिकली वायबल रिजर्व्स विथ हाई जियोलॉजिकल कॉन्फिडेंस कन्फर्म्ड थ्रू स्टडीज टू एटलीस्ट प्री फिजिबिलिटी लेवल। सो यहाँ कहा जा रहा है कि बहुत सारी कंपनीज जो है कमिटी फॉर मिनरल रिजर्व इंटरनेशनल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड CRIR's SCO को फॉलो करती है, तो इसी को इंडिया को फॉलो करना चाहिए, और इसी के अंदर जो है जो स्टैंडर्ड्स है इसके अंदर प्रॉपरली इकोनॉमिक रिसोर्सेज वायबल, जो ब्लॉक है वो वायबल है या नहीं है, वो बेनिफिशियल रहेगा या नहीं रहेगा, ये सारी स्टडी भी की जाती है। तो एक्सपर्ट का कहना है कि इंडिया को अगर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करना है तो इंडिया को अडॉप्ट करना पड़ेगा CRIR SCO को, ठीक। ये जो कि इंटरनेशनल कंप्लाइंट मिनरल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड है, इससे अलाइ करेंगे तभी जाके चांस बन सकता है कि हाँ प्राइवेट इन्वेस्टर इसमें अट्रैक्ट हो सके। नेक्स्ट क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम? ज़्यादा कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। हो सकता है सरकार एक और बार ऑक्शन ट्राई करे रियासी डिस्ट्रिक्ट में, या फिर गवर्नमेंट कोई भी जो सरकारी कंपनी है उसको टेंडर दे देगी, है ना। तो ये प्रोविज़न MMDR एक्ट में भी है। गवर्नमेंट कैन चूज टू स्किप द ऑक्शन प्रोसेस एंड रिजर्व द एरिया फॉर अंडरटेकिंग ऑफ प्रोस्पेक्टिंग और माइनिंग ऑपरेशन थ्रू अ गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी एज अलाउड अंडर द MMDR एक्ट। ब्लॉक दैट हैव नॉट रिसीव द बेयर मिनिमम बिड शुड बी एलोकेटेड टू गवर्नमेंट कंपनी एज पर सेक्शन 17A ऑफ MMDR टू डेवलप एंड माइन द क्रिटिकल मिनरल्स फॉर द कंट्री। सी MMDR 17 सेक्शन के अंदर क्लियर कट कहा है कि अगर प्राइवेट इन्वेस्टर्स नहीं आ रहे हैं, प्राइवेट बिडर नहीं आ रहे हैं, तो सरकारी कंपनी उनको दे दो, ठीक। व्हाट इज़ द स्टेटस ऑफ अदर लिथियम डिपॉजिट्स इन इंडिया थे, बाकी जो लिथियम डिपॉजिट मिले उसका क्या स्टेटस है? छत्तीसगढ़ में रिसेंटली पहला ब्लॉक जो था वो ऑक्शन ऑफ हो गया है, छत्तीसगढ़ कोरबा डिस्ट्रिक्ट में, ठीक। उसी के कोरबा के साउथ में एक और लिथियम ब्लॉक था, वहाँ पर भी लिथियम डिपॉजिट मिलने की संभावनाएं बताई जा रही है। फ्रॉम 168 टू 295 पार्ट्स पर मिलियन जो है आपको लिथियम मिल सकता है। फर्दर इसको एक्सप्लोरेशन करने की ज़रूरत है, ठीक। इसे कौन सी कंपनी ने यहाँ पर एक्सप्लोरेशन किया था? नेशनल मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट के द्वारा यहाँ पर ये लिथियम डिपॉजिट एक्सप्लोर किए गए हैं, ढूंढे गए हैं, और पता चला कि ये रिजर्व्स मिल रहे हैं। इसके अलावा अगर हम
मणिपुर की बात करें तो वहाँ पर उतने ज़्यादा रिजर्व्स नहीं मिले हैं। लद्दाख में भी जो NMET ने एक्सप्लोरेशन किया है ना, एक्सप्लोरेशन लिथियम एक्सप्लोरेशन फंड किया है, उसमें भी ज़्यादा जो है आपको एनकरेजिंग रिजल्ट्स नहीं देखने को मिल रहे हैं। ठीक, तो अभी मेनली जो छत्तीसगढ़ है वहीं पर आपको लिथियम एक्सप्लोरेशन और माइनिंग एक्टिविटीज़ आपको दिखाई देगी। सो ये आपका कंप्लीट आर्टिकल था। होपफुली ये आर्टिकल क्लियर है। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू एंड एन्जॉय योर